इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में एक ऐसी प्रॉब्लम है जो सालों से चली आ रही है, मगर इसके बारे में बात करना तो दूर, इसे भर भर के प्रमोट किया जाता है। इसके दम पर मूवीज बनाई जाती है, इसके दम पर न जाने कितने ही प्रोड्यूसर्स अपनी जेब गर्म करते हैं, लेकिन कोई भी इसे रोकने की बात नहीं करता। यहाँ तक कि आज के जमाने में जहाँ फेमिनिज्म अपने पीक पर है, तब भी धड़ल्ले से ये चीजें होती हैं और लोग बैठ के बस तमाशा देखते हैं। अरे मैं बात कर रहा हूँ आइटम सॉन्ग्स की। नाम से ही प्रॉब्लमेटिक साउंड करने वाली इस चीज ने लिटरली पूरी सोसाइटी को डैमेज किया है, लेकिन इस चीज पर रोक लगाने की जगह इस चीज को और भी ज्यादा यूज एंड प्रमोट किया जाता है। इवन इस तरह के गानों पर क्या शहर क्या गांव हर जगह की औरतें खुल के पार्टीज में डांस करती हैं, लेकिन अगर आप कभी भी उनके लिरिक्स पे ध्यान दो तो वो इतने गंदे होते हैं और इन गानों में औरतों को इतनी बुरी तरीके से ऑब्जेक्टिफाई किया जाता है, फिर भी लोग इन गानों पे झूम रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि अब हमारी सोसाइटी को इस चीज की आदत हो चुकी है। तो क्या मान ले कि इस चीज से किसी को कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, खुद एक्ट्रेसेस को भी नहीं, जिन्हें ऑब्जेक्टिफाई करके ये सॉन्ग्स बनाए जाते हैं। क्योंकि आइटम सॉन्ग्स हर मूवी में होते हैं, फिर चाहे वो मूवी देशभक्ति की हो, सस्पेंस थ्रिलर हो, रोमांटिक हो या फिर किसी भी जॉनर की फिल्म, हर जॉनर की मूवी में बीच बीच में अचानक से ये गाने आने लगते हैं। तो इस तरह के गानों की क्या जरूरत है इंडस्ट्री को, और क्यों इस चीज को कंप्लीटली बैन नहीं किया जा रहा है? सवाल तो काफी सारे हैं और इन सारे सवालों के जवाब भी आपको इसी वीडियो में मिलेगा। सो लेट्स टेक अ लुक एट द डर्टी साइड ऑफ इंडियन मूवी इंडस्ट्री। अजूरी। आइटम सॉन्ग्स और बॉलीवुड का नाता नया नहीं है, इसकी शुरुआत 1930 में ही हो जाती है। उस वक्त एक डांसर आती है, उनका नाम होता है अजूरी, जो अक्सर आइटम स्टाइल परफॉर्मेंसेस करती हैं, मगर ये काफी जल्दी ही इंडस्ट्री से फेड हो जाती है। कुकू। फिर आता है 40s का दौर और इंडस्ट्री में कदम रखती है कुकू, जो लेट 40s की सबसे बड़ी पॉपुलर डांसर बनती है। 1946 में आई मूवी अरब का सितारा से इंडस्ट्री में कदम रखने वाली कुकू ने कुछ ही सालों में धूम मचा दिया होता है। सिर्फ 1949 में ही कुकू 17 से ज्यादा फिल्मों में परफॉर्म करती है, यानी कि एक साल में 17 मूवीज। अब अंदाजा लगाओ कि कुकू एक महीने में एक से ज्यादा मूवीज में काम कर रही होती है। उनके गानों की एक अलग ही तरह की अट्रैक्शन होती है। उस जमाने में कुकू पर मूवी 6000 रुपीज चार्ज कर रही होती है, जिसमें उन्हें सिर्फ एक डांस परफॉर्मेंस देना होता है। इमेजिन 1950 का टाइम और उस वक्त 6000 रुपीज की क्या वैल्यू रही होगी। शायद इसी से आप कुकू के स्टारडम का अंदाजा लगा सकते हो। मगर इस इंडस्ट्री की रियलिटी यही है कि यहाँ फीमेल्स को ज्यादा दिनों तक सरवाइव करना काफी मुश्किल हो जाता है। कुकू ने जितनी जल्दी फेम देखी होती है, उतनी ही जल्दी उनका डाउनफॉल भी आता है। कुकू को लेट 1950 में रिप्लेस करती है उन्हीं की इंट्रोड्यूस कराई एक लड़की हेलेन। मेरा नाम चिन चिन चू, महबूबा महबूबा और ये मेरा दिल, इस तरह के सुपर हिट्स गानों के साथ हेलेन इंडस्ट्री की नई आइटम गर्ल बन जाती है। सिल्क स्मिता। फिर आता है वो दौर जो इंडियन सिनेमा में आइटम सॉन्ग्स को पूरी तरह से बदल देता है। एक ऐसी एक्ट्रेस की एंट्री होती है जो जितना धूम मचाती है, उसकी ट्रेजिक एंड भी उतनी ही बुरी होती है। उस एक्ट्रेस ने पूरी इंडस्ट्री, उसकी पूरी थिंकिंग को हमेशा के लिए बदल दिया होता है। मैं बात कर रहा हूँ सिल्क स्मिता की। अपना करियर सपोर्टिंग एक्ट्रेसेस की तरह शुरू करने वाली ये एक्ट्रेस जल्दी सिल्क साउथ इंडियन सिनेमा की सबसे डिमांडेड एक्ट्रेसेस बन जाती है। 18 की एज में उन्होंने 450 से ज्यादा फिल्में करी होती है। 1979 की तमिल फिल्म वंडी चक्रम में उन्होंने सिल्क का कैरेक्टर प्ले किया होता है और यही नाम उनकी पहचान बन जाती है। और कुछ ऐसे वडलपति विजय लक्ष्मी बनती है सिल्क स्मिता। स्मिता ने प्रोड्यूसर्स की चांदी करवा दी होती है। एक के बाद एक ऐसी मूवीज दी होती है जिसमें कोई स्टोरी लाइन नहीं होती, बस स्मिता के सॉफ्ट जैसे सॉन्ग्स होते हैं। फिर भी ऑडियंस लाइन लगा के इन फिल्मों को देखती है। स्मिता ने प्रोड्यूसर्स की जेब गर्म करने के लिए हर वो चीज करी होती है जो एक एक्ट्रेस को कभी नहीं करना चाहिए। सेल्फ ऑब्जेक्टिफिकेशन से लेकर खुद को एज अ सेक्स स्लेव की तरह दिखाना, मतलब प्रोड्यूसर्स को एक शॉर्टकट मिल गया था पैसे कमाने का। उन्हें समझ आ चुका था कि अब उन्हें कैसी लड़कियों की तलाश है और अब उन्हें इंडस्ट्री में आई नई लड़कियों से कैसे काम करवाना है। स्मिता को उनके करियर में काम की कमी तो नहीं हुई, मगर कमी थी तो मेंटल पीस की। देखो, जब आप पैसों के लिए अपने आप को बेच देते हो तो फिर आपको खरीदने वाला भी आपको ऑब्जेक्ट की तरह ही ट्रीट करता है। प्रोड्यूसर्स को स्मिता या उनके मेंटल हेल्थ से कोई मतलब नहीं था। वो बस ये चाहते थे कि हमारी मूवीज चल जाए, बस चाहे उसके लिए स्मिता को कुछ भी करना पड़े। इन सब से तंग आकर 22 सितंबर 1996 की रात स्मिता एक कन्नड़ा मूवी की शूटिंग खत्म करके अपने होटल के कमरे में जाती हैं और अगले दिन सुबह महज 35 इयर्स की एज में साउथ की वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एक्ट्रेस ने खुद से खुद की सांसें हमेशा के लिए रोक दी होती, माधुरी दीक्षित। फिर आता है 1990s का समय और ये दौर होता है माधुरी दीक्षित का। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि सिल्क स्मिता ने इंडस्ट्री को इस लेवल पे ले जाके सेट कर दिया होता है कि प्रोड्यूसर्स को समझ में आ चुका होता है कि क्या सेल करना है। उन्होंने पिक्चर की स्टोरी लाइन जैसी भी हो, एक ना एक ऐसा आइटम सॉन्ग्स रखा होता है जो सॉफ्ट से कम नहीं होता। एक्ट्रेसेस का भरपूर ऑब्जेक्टिफिकेशन, लिरिक्स की क्वालिटी बद से बदतर हो गई होती है। वीडियो में एक्ट्रेसेस का ऑब्जेक्टिफिकेशन तो चल ही रहा होता है, लिरिक्स में भी चलने लगता है। चोली के पीछे क्या है, जैसे गानों ने मानो एक नई लो स्टैंडर्ड सेट कर दी होती है। लेकिन एक तरफ जहां इंडस्ट्री अपने एथिक्स भूल रही होती है, तो दूसरी तरफ एक्ट्रेसेस से लेकर प्रोड्यूसर्स तक सबको इजी मनी दिख रहा होता है। सिर्फ गानों के दम पे थिएटर्स भर रहे होते हैं। ऐसे टाइम में जहां इंटरनेट नहीं थी, लोगों की एक्सपोजर ऐसी चीजों में काफी कम थी। अब ऐसे में जब उन्हें एक मूवी की ही टिकट में मूवी और सॉफ्ट दोनों एक साथ देखने को मिले तो उनके तो मजे ही मजे हो जाते थे। अर्ली 2000। इसके बाद अर्ली 2000 से 2010 तक ऐश्वर्या, शिल्पा शेट्टी, उर्मिला मातोंडकर, कैटरीना, मलाइका, मल्लिका शेरावत, करीना कपूर, सनी लियोनी जैसी काफी सारी एक्ट्रेसेस आती हैं जिन्होंने एक के बाद एक कई सारी मूवीज में एक्टिंग के साथ साथ आइटम नंबर्स भी दिए होते हैं। इनमें से ही कई एक्ट्रेसेस आइटम सॉन्ग्स के
साथ साथ एक्टिंग पे भी ध्यान देती हैं, जिससे कि उनका करियर आज तक सही ट्रैक पर है। मगर कई एक्ट्रेसेस ने इजी मनी को ध्यान में रखते हुए खुद को एज एन आइटम गर्ल ही सेल करा होता है, जिससे उन्हें इंडस्ट्री में तब तक ही काम मिल पाता है जब तक उनसे अच्छी और जवान एक्ट्रेसेस नहीं आ जाती। अब जाहिर सी बात है कि अगर आप अपने टैलेंट से ज्यादा खुद की न्यूडिटी को सेल करोगे तो आपकी टैलेंट की किसको कदर रह जाएगी। फिर तो आपको तब तक ही काम मिलेगा जब तक आप ऑन स्क्रीन बोल्ड लगो। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ते जाएगी आपको काम मिलना बंद हो जाएगा। और यही हुआ मलाइका, मल्लिका, सनी लियोनी जैसी एक्ट्रेसेस के साथ। ऐसी एक्ट्रेसेस ने खुद को सिर्फ एज अ टूल यूज होने दिया मूवी टिकट्स की डिमांड बढ़ाने के लिए, जिससे शॉर्ट टर्म में इन्होंने और प्रोड्यूसर्स ने दबा के खूब पैसे कमाए। मगर फिर जैसे ही नई एक्ट्रेसेस, जवान लड़कियां इंडस्ट्री में आई, इनकी काम मिलने की फ्रिक्वेंसी धीरे धीरे कम होने लगी। आज के टाइम में आपको ये एक्ट्रेसेस एक आधी मूवीज या फिर म्यूजिक वीडियोस में गलती से दिख जाती होंगी। वही दूसरी तरफ करीना कैटरीना जैसी एक्ट्रेसेस जिन्होंने सिर्फ अपनी बोल्डनेस या न्यूडिटी ही नहीं बल्कि अपने टैलेंट को भी प्रायोरिटाइज किया, उन्हें आज तक इंडस्ट्री में काम कहीं ना कहीं मिल ही जाता है। शॉर्टकट टू यंग गर्ल्स, ऐसे सॉन्ग्स में गरीब घर की लड़कियों को भी काफी ज्यादा अट्रैक्ट करा। ऐसी लड़कियां जिन्हें मुंबई जाना था, बड़े पर्दे पे आना था, नाम दौलत शोहरत कमाना था, मगर उन्हें स्ट्रगल से डर लगता था। ऐसी लड़कियों को आइटम गर्ल बन के ये सब कमाना बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी दिखी। उन्हें समझ में आ गया कि उन्हें अब क्या करना है। उन्हें शॉर्टकट मिल चुका था, उन्हें अब अपनी गोल बिल्कुल क्लियर दिख रही थी। इवन इनमें से कुछ तो अब खुद को नेक्स्ट माधुरी दीक्षित भी समझने लगी थी। कई लड़कियां अपना घर परिवार शहर छोड़कर मुंबई वही बॉलीवुड की चमक धमक से इन्फ्लुएंस होकर आने लगती हैं, मगर उन्हें जो फेस करना पड़ता है वो किसी नर्क से कम नहीं होता। अब बॉलीवुड जैसी इंडस्ट्री में ऐसे ही तो काम नहीं मिलता, मगर ऐसी लड़कियां जो घर से बगावत करके आई हो वो तो अब घर भी वापस नहीं जा सकती। तो ऐसे में वो सहारा लेती हैं बी ग्रेड मूवीज का। अब बी ग्रेड मूवीज की भी अपनी एक इंडस्ट्री है जहाँ कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होती, जहाँ चीजों को कंट्रोल करने के लिए कोई सेंसर बोर्ड नहीं होता, जहाँ प्रोड्यूसर्स मूवी में नाम पे लिटरली बेच रहे होते हैं। ऐसी इंडस्ट्री में जनरली उन लड़कियों को काम करना पड़ता है जो अपने घर वालों से झगड़कर मुंबई आई होती है, जो अपना पेट पालने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं। फिर उनसे गंदी गंदी मूवी, सॉन्ग्स, फोटोज सब कुछ शूट करवाए जाते हैं। उन्हें बुरी तरह से एक्सप्लॉइट किया जाता है, काफी अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाए जाते हैं, कम पैसे में ज्यादा काम करवाया जाता है। इन परफॉर्मर्स को नौकरों से भी बुरी तरीके से ट्रीट किया जाता है, क्योंकि प्रोड्यूसर्स को पता है कि ये पैसों के लिए कुछ भी करेंगी। कई बार तो ऐसी भी सिचुएशन आ जाती है जहाँ काम करने के बाद पैसे नहीं दिए जाते। और सबसे घिनौना सच, कास्टिंग काउच, ये तो इस इंडस्ट्री में भर भर के चलता है। आज भी किसी एक्ट्रेस को अगर रोल चाहिए तो उन्हें प्रोड्यूसर या फिर डायरेक्टर के साथ, कभी कभी या फिर दोनों के साथ रात गुजारनी पड़ती है। अंकिता सिंह जो कि आगरा से अपने परिवार से झगड़ के मुंबई आई होती है, उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया होता है कि कैसे ऑडिशंस के बाद जब सब कुछ फाइनल हो जाता है तो कैसे लास्ट सवाल यही होता है कि क्या आप कॉम्प्रोमाइज करने के लिए रेडी हो। और कॉम्प्रोमाइज से मेरा मतलब क्या है वो आप अच्छे से समझ रहे होंगे। जो एक्ट्रेसेस कॉम्प्रोमाइज नहीं करती उन्हें सेलेक्ट होने के बाद भी काम नहीं मिलता, और जो एक्ट्रेसेस कॉम्प्रोमाइज करने के लिए रेडी हो जाती हैं उनकी फिर कोई एक्टिंग स्किल्स वगैरह मैटर नहीं करती, उन्हें भरपूर काम मिलता है। किसी भी एक मीटिंग ऑडिशन में जाती हूँ तो एक फाइनली करने के बाद में यही बात को रख देते हैं कि अंकिता आपका सब कुछ फाइनल है, डन है, बट इसमें आपको एक कॉम्प्रोमाइज़ करनी है। अब जहाँ पर कॉम्प्रोमाइज का एक कुछ भी आ जाता है ना, कुछ लड़कियां इस कास्टिंग हाउस के ऑफर को रिजेक्ट कर देती हैं, पर मोस्टली एक्सेप्ट कर लेती हैं, क्योंकि मुंबई जैसे बड़े शहर में सरवाइव करना अपने में ये काफी चैलेंजिंग काम है। ऐसे में हाथ आए ऑफर को वो नहीं जाने देना चाहती। और ये बी ग्रेड इंडस्ट्री भी कहीं ना कहीं इंडियन मूवी इंडस्ट्री का ही पार्ट है। हाँ, बस प्रोडक्शन वैल्यू बहुत कम है। आपको जानकर शायद काफी हैरानी हो, मगर कई बॉलीवुड एक्टर्स जैसे कि मिथुन चक्रवर्ती, ममता कुलकर्णी भी अपने पेट पालने के लिए बी ग्रेड मूवीज का भी सहारा लेना पड़ा था। खैर, अब चलते हैं अपने दूसरे पॉइंट की तरफ, द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन आवर सोसाइटी। अब ऐसे आइटम सॉन्ग्स कई जनरेशन से हमारे सोसाइटी को बिगाड़ते आ रहे हैं। चिकनी चमेली, आइटम, ना जाने क्या क्या नाम आए दिन लड़कियों को रास्ते पे आते जाते सुनने को मिलता है। इस वर्बल मोलेस्टेशन का सिर्फ और सिर्फ एक ही रीजन है, और वो है ऐसे आइटम सॉन्ग्स। ऐसे आइटम सॉन्ग्स ने हमारे सोसाइटी के लॉन्डो के दिमाग को ऐसा ब्रेन वॉश करा है कि उन्हें लड़कियों में एक ऑब्जेक्ट के अलावा और कुछ दिखता ही नहीं। उनकी नजर में लड़कियां बस एक ऑब्जेक्ट है जो मर्दों की गुलाम है। मर्द जैसा चाहे वैसा उन्हें ट्रीट कर सकता है। अब जाहिर सी बात है कि आइटम सॉन्ग्स में तो यही दिखाया जाता है कि कैसे एक लड़की के आसपास इतने सारे हौसी मर्द होते हैं और लड़कियां उन्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही होती है। ऊपर से ऐसे लिरिक्स कि मैं तो तंदूरी मुर्गी हूँ यार, गटकाले सैया अल्कोहल से। इसे सुनने के बाद यंग लॉन्डो को तो यही लगेगा कि सारी लड़कियां हमारे लिए बस एक गुलाम है। ऐसे आइटम सॉन्ग्स पैट्रियार्की को बहुत ही ज्यादा बढ़ावा देते हैं, जिससे यंग लॉन्डो के दिमाग में लड़कियों के रिस्पेक्ट करना तो दूर, वो उन्हें बस एक ऑब्जेक्ट की तरह देखते हैं, और यही उनके दिमाग में एक इमेज भी बन जाती है। सबसे शॉकिंग बात तो यह है कि आज के टाइम में भी जब लोगों के पास इंटरनेट एक्सेस है, लोगों को फेमिनिज्म की समझ है, तब भी ऐसे वुमेन ऑब्जेक्टिफिकेशन वाले गाने बन रहे हैं। और हमारी
सोसाइटी को आज भी उतनी ही डैमेज कर रहे हैं। बल्कि मैं तो कहूंगा कि इंटरनेट आने के बाद लोगों की समझ बढ़ेगी, क्या लोगों का दिमाग और भी ज्यादा सड़ चुका है। इसका एक रियल लाइफ इंसिडेंट बताता हूँ। क्वर्की IYF नाम के इंस्टा क्रिएटर ने अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट करके एक ईव टीजिंग इंसिडेंट शेयर करा, जिसमें उन्हें एक 6 साल, जी हाँ सिर्फ 6 साल के बच्चे ने वर्बली मोलेस्ट किया। अब इससे पहले कि उसके कपड़ों को लेकर सवाल उठाए, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ कि उसने ऊपर से नीचे तक खुद को ढका हुआ था, काफी अच्छी संस्कारी ड्रेस भी पहनी हुई थी। तब भी उसे देख एक लड़का, जानते हो क्या कह रहा था? लड़का क्या, बच्चा यार, वो 6 साल का था। खैर वो बच्चा उन्हें देखकर कहता है कि ओए लाल परी कित्थे चली। ये बात सुनकर उस लड़की को थोड़ा अजीब लगा, मगर फिर भी उसने उस बात को उतना ऑफेंसिव तरीके से नहीं लिया, क्योंकि लाल परी ही तो कह रहा था। मगर बात जानते हो कहाँ बिगड़ी? जब उसी बच्चे ने फिर से थोड़ी देर बाद उस लड़की को कहा कि कौन है तू, चलेगी क्या? अब खुद ही इमेजिन करो कि एक 6 साल के बच्चे के दिमाग में ये सारी चीजें चल रही। और एक बात बता दूं कि ये लड़की जहाँ रहती है वहाँ पर 70 to 80 के रेंट वाली सोसाइटी है। तो आप सोसाइटी के स्टैंडर्ड का अंदाजा लगा सकते हो। वहाँ सारे लोग फाइनेंशियली वेल टू डू फैमिलीज रहती हैं, मगर ऐसी फैमिलीज के बच्चों के दिमाग में ये बातें आई कहाँ से? सीधी सी बात है, आइटम सॉन्ग्स एंड इंटरनेट से। जी हाँ, उसने जिस लाल परी का नाम लिया वो इसलिए नहीं कि उस लड़की ने लाल ड्रेस पहनी थी और वो सुंदर लग रही थी, बल्कि इसलिए क्योंकि 3 महीने पहले रिलीज हुई थी हाउसफुल 5 और उस मूवी में लाल परी नाम का एक आइटम सॉन्ग था। उस 6 साल के बच्चे ने उस लड़की को प्रॉपर छेड़ने के तरीके से ही लाल परी कहा था, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि आइटम सॉन्ग्स में ये चीजें काफी नॉर्मलाइज की जाती हैं। शायद अब आपको समझ में आ गया होगा कि ऐसे आइटम सॉन्ग्स हमारी सोसाइटी को कैसे नेगेटिवली इंपैक्ट कर रहे हैं। और ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा, बल्कि रीना चोपड़ा जो भुवनेश्वर की एक चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट है और सार होलिस्टिक वेलनेस की फाउंडर भी, वो कहती हैं कि बच्चे बहुत ही ज्यादा इम्प्रेजनेबल होते हैं। मतलब जो चीज वो देखते हैं या सुनते हैं उनका सीधा असर उनके दिमाग और सोच पर पड़ता है। उनके हिसाब से अगर बच्चे ऐसे गाने सुनते हैं जिसमें मैच्योर थीम्स होते हैं तो उसका उनके अपब्रिंगिंग पर नेगेटिव इंपैक्ट हो सकता है। रीना चोपड़ा कहती है कि ऐसे सॉन्ग्स के एक्सपोजर देने से बच्चों की बाउंड्रीज की अंडरस्टैंडिंग ब्लर हो जाती है। वो इनअप्रोप्रिएट कंटेंट के लिए डिसेंसिटाइज हो सकते हैं और कभी कभी ऐसी चीजें अडॉप्ट भी करने लगते हैं जिनके लिए उनका इमोशनल मैच्योरिटी लेवल तैयार ही नहीं होता। इसके अलावा उनके लिए रियलिटी और फिक्शन के बीच कोई फर्क ही समझना मुश्किल हो जाता है, जो आगे चल के उनके मोरल डेवलपमेंट को भी बीच में इंपैक्ट करता है। अब सवाल ये आता है कि जब ऐसे गानों का इतना नेगेटिव इंपैक्ट होता है और प्रॉब्लम लड़कियों को ही होती है, तो वो ऐसे गानों में काम करना ही छोड़ दें। लेकिन अब मैं आपके सामने कुछ ऐसा डेटा प्रेजेंट करने वाला हूँ जिसे देखकर आपके होश फाख्ता हो जाएंगे और आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि इतनी भयंकर ऑब्जेक्टिफिकेशन के बाद भी एक्ट्रेसेस ऐसे गानों में काम करना क्यों नहीं छोड़ती। सामंता जिन्होंने पुष्पा मूवी में सिर्फ एक आइटम सॉन्ग करा, जानते हो उन्हें कितनी फीस मिली? सिर्फ एक आइटम सॉन्ग के लिए 5 करोड़। जी हाँ, 5 करोड़। कई टॉप एक्ट्रेसेस को पूरी मूवी के लिए इतनी फीस नहीं मिलती जितनी सामंता सिर्फ 5 मिनट के अपीयरेंस के लिए ले जाती है। मतलब कि भाई हर मिनट के उन्हें 1 करोड़ दिए जाते हैं। यही नहीं, नोरा फतेही, सनी लियोनी जैसे एक्ट्रेसेस 2-2 करोड़ पे आइटम सॉन्ग्स करती हैं। उर्वशी राउतेला को वोल्टेयर वेरिया मूवी में सिर्फ 3 मिनट्स के सॉन्ग्स के लिए 2 करोड़ की फीस मिलती है। जानते हो उस मूवी में एज अ विलन काम कर रहे प्रकाश राज को कितनी फीस मिली थी? सिर्फ 1.5 करोड़। पूरी मूवी में काम करने के लिए रियल लाइफ विलन प्रकाश राज को सिर्फ 1.5 करोड़ मिलते हैं और 3 मिनट की सॉन्ग के लिए उर्वशी को 2 करोड़। आज की रात गाने के लिए तमन्ना 1 करोड़ की फीस ले जाती है। वही जैकलिन हर आइटम सॉन्ग के लिए 1.5 करोड़ तक चार्ज करती है। शायद अब आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कि इतनी हेविली ऑब्जेक्टिफाई होने के बावजूद एक्ट्रेसेस आइटम सॉन्ग्स में काम करने के लिए मना क्यों नहीं करती। जो एक्ट्रेसेस अपने करियर में डाउनफॉल फेस करती हैं वो आइटम सॉन्ग्स में नजर आने लगती हैं। उर्वशी को ही देख लो, उन्हें मूवी से ज्यादा वो आइटम सॉन्ग से मिलती हैं और 60 साल के बुड्ढों के साथ भी वो दबिड़ी दिबिड़ी करते नजर आती है। तो जाहिर सी बात है कि थोड़ी सी मेहनत के बदले ज्यादा पैसे और करियर की रिवाइवल भी होती है। जब इतनी चीजें मिल रही होती है तो क्यों ही कोई एक्ट्रेस आइटम सॉन्ग करने से पीछे हटेगी। और यही रियलिटी है हमारी सोसाइटी की, जहाँ फेमिनिज्म पे ज्ञान देने वाली एक्ट्रेसेस, वुमेन एम्पावरमेंट पे ज्ञान देने वाली एक्ट्रेसेस भी पैसों के लिए खुद को ऑब्जेक्टिफाई करवा ही लेती हैं। मतलब भाड़ में जाए वुमेन एम्पावरमेंट, बाहर में जाए फेमिनिज्म, फिर भले ही ऐसे सॉन्ग्स क्यों ना करने पड़े जिसकी वजह से सोसाइटी में यंग लड़कियों को भी हेविली ऑब्जेक्टिफिकेशन का सामना करना पड़ता है। पर क्या ही फर्क पड़ता है, पैसे फेंक और तमाशा देख। भाई इस तरह के आइटम सॉन्ग्स को लेकर के आपके क्या ओपिनियन है वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।